Hi guys, welcome back to this new lesson. In this lesson, we will discuss about vector algebra, which is a very important to the exam point of any board exam और any competitive exam. अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि वेक्टर होता क्या है. तो वेक्टर, so vector, which is those quantities that has a magnitude as well as a direction is called vector. सिंपली आप ऐसे समझो कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन हो, ठीक, और मैग्नीट्यूड हो. जैसे ये एक लाइन है तो इसके पास एक डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है. सपोज करो जैसे इसकी मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एक मैग्नीट्यूड है, ठीक. इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या है, ये एक वैल्यू है. डायरेक्शन से आप ये समझ सकते हो कि ये किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ भी, जो भी आप ले सकते हो डायरेक्शंस, ठीक है, वो होता है वेक्टर. अब क्वांटिटीज़ हैं वो मेनली दो प्रकार की होंगी, या तो वो स्केलर होंगी या वो वेक्टर होंगी. अगर हम बात करें स्केलर की, सो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 kg. तो इनके पास ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, न कि डायरेक्शन, ठीक है. अब डायरेक्शन, जैसे कि आप सपोज करो कि आप यहाँ पे कहीं रहते हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. सो मान लो आपने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है. तो अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप क्या करोगे, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है. तो अब डायरेक्शन मतलब ये क्या है कि हमें यहाँ से ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप कैसे लिख सकते हो, 5 किलोमीटर ईस्ट. ये अपना होगा एक वेक्टर. सपोज करो आपके पास कोई आदमी आता है, वो आपसे पूछता है कि भाई साहब ये रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो आप उसे क्या कहोगे, 3 किलोमीटर चले जाओ, वहीं पे आपको रेलवे स्टेशन है. अब उस बंदे को या उस आदमी को समझ कैसे आएगा कि 3 किलोमीटर ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, किस तरफ जाना है. तो आप उसे स्पेसिफाई करोगे ना कि आपको 3 किलोमीटर ईस्ट जाना है, 3 किलोमीटर वेस्ट जाना है, 3 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, जितना भी हो, तो आप उसे इस तरह से बताओगे. अब बात करते हैं कि अब हम देखते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. ये जो हैं कि हम किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो ए बी, और उसके ऊपर ये है आपका रिप्रेजेंटेशन. मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इसकी डायरेक्शन है ए टू बी. डायरेक्शन क्या है, ए टू बी. तो आप इसे कुछ इस तरह से दिखाओगे. लेकिन अगर आप यहीं पे लिख देते हो बी ए वेक्टर, सो ये जो है आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि जो आपका अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो ये बी टू ए है, ये क्या, बी टू ए, ठीक है. और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है. क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वेक्टर्स हैं, बट एक हमारा ए बी वेक्टर है और दूसरा हमारा बी ए वेक्टर है. तो इसे अगर आपके पास जैसे यहाँ पे आपको आता है कि भाई आपको पी क्यू वेक्टर जो है ये दिखाना है, तो आप क्या करोगे, पी टू क्यू. सो आप एक इस तरह से लाइन बनाओगे. तो जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा वो पी होगा, और जो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, जो टर्मिनल पॉइंट होगा, वो होगा क्यू, ठीक है. अगर आपसे कोई कहता है कि आप यहाँ पे क्यू पी वेक्टर बता दो, तो अब ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट है क्यू, फाइनल पॉइंट है पी. इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है. ये हो जाएगा क्यू टू पी, और ये हमारा हो जाएगा पी
टू क्यू, कि आप किस दिशा में जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, उसे आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो वेक्टर होता है वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, फोर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल वेक्टर है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए थोड़ी बेसिक जानकारी और लेते हैं वेक्टर के बारे में। सपोज कीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर को आप इस तरह से दिखाएंगे, ये है ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर, जो कि किसके बराबर है, ये है वेक्टर ए। अब अगर हम इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो ये होता है मॉड ए वेक्टर, ये होता है मॉड ए वेक्टर। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे एक आपको समझने की बात ये है कि आपने यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसे आपने यहाँ पे ये तो देखा ए और बी, तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, आप इन्हें दे दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, और इस कोऑर्डिनेट को आप दे दो x2 y2 z2। तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का, मतलब आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। डिस्टेंस क्या है, एक तरह से आप मैग्नीट्यूड उसे ट्रीट कर सकते हो। तो ए बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अगर हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे x2 माइनस x1। ये तो हमारी इनके बीच की क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि हमें मिलेंगे। सो x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो अब अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आप उसे लिखते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो जिस तरह से आप जो है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, सो ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर ये होते हैं कि जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए सो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये है हमारा 0,0,0। ओके, ये हमारा क्या है, ये आप कह सकते हो कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P। ठीक है, अब आपको अगर इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आपको कुछ इस तरह से इसे मिलाना होगा इस हमारे इनिशियल पॉइंट से, हमारे रेफरेंस पॉइंट से। मान लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आप कैसे निकालोगे। सो इसके लिए आपको x डायरेक्शन में कितनी दूरी चलनी पड़ी, सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस, y में आपको चलनी पड़ी y। ठीक है, इसे आप y मान लो, और ये जो z है सपोज करो कि ये एक 3D है, तो ये आप चलोगे z डायरेक्शन इतना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो जाएगा x y एंड z रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो जाएगा अपना x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। ठीक, सो ये अगर O है तो अपना यहाँ पे जो OP वेक्टर है इट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। ओके, अब इसी की हमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉड OP या फिर मॉड ऑफ अ वेक्टर A। सपोज कर लो ये एक वेक्टर A है तो इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हमने पहले देखा है कि ये अगर 0 है और ये x है तो x माइनस 0 का स्क्वायर, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सो आप ये जो है आप एक तरह से कह सकते हो कि इट इज़ आवर फॉर्मूला
विच आर यूज्ड। ओके, सो पोजीशन वेक्टर की बात तो हमारी यहाँ पे हो गई कि किस तरह से पोजीशन वेक्टर को आप जो है दिखा सकते हो, किस तरह से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। ये डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं? ये है अपना y, ये है x एंड इट इज़ अ z। आप एक पॉइंट P लो जो कि है x, y एंड z, जिसके आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपने एक वेक्टर बनाया। अब ये वेक्टर जो है ये क्या करेगा कि x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, मैं अलग अलग पेन यूज कर रहा हूँ। y के साथ z एक्सिस के साथ कुछ अलग एंगल बनाएगा और y के साथ कुछ अलग एंगल बनाएगा। सो हम कहते हैं कि जो अपना ये वेक्टर a है ये क्या कर रहा है कि y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है और z एक्सिस के साथ गामा बनाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन, तो अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो यहाँ पे ये बना है, ओके, इसे अगर आप सपोज करोगे तो ये जो अल्फा एंगल है ये इसके और इसके बीच बना है। ठीक है, ए वेक्टर और ये एक्स वेक्टर, हाँ, ये जो हम आप इसे एक्स वेक्टर एज ए ट्रीट करोगे ना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए वेक्टर। ओके, सो ये हम एज अ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, एज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आप इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल देखो तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड ए वेक्टर। और सिंपली आप अगर यहाँ से ये जो जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वैसे आपको ये सपोज करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, बट हमें 2D में इसे इमेजिन करना होगा एज अ लाइक 3D। ओके, सो इसके लिए भी आप सेम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंगल है वो बन रहा है गामा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब आप इसे लिख सकते हो एज अ एल, एम एंड एन। ओके, सो आप इस तरह के जो कुछ सिंबल्स हैं जो कि एनसीईआरटी यूज़ करती है, बाकी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज हो जाती हैं या यूज कर ली जाती हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट डाल के नोट करनी पड़ेगी कि नोट कि जो अपना एल स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसे आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 है हमारा जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर होता क्या है, जैसे कि आप अज्यूम करो ये एक पॉइंट है तो इसी को हम जीरो वेक्टर कहेंगे क्योंकि इसके पास ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही कोई डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो जीरो वेक्टर, इसका एक नाम और है जो कि आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर का नाम जो है जो नल वेक्टर है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट जीरो वेक्टर ये आपको इसका यूज जो है ना वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर लाइक अ पॉइंट। ओके, तो अगर आपसे कहे कि जो हमारा जीरो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है आप ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने कहा जीरो वेक्टर की डायरेक्शन ये है, कोई दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं ये है, तीसरा बंदा आएगा वो कहेगा ये है, ये है। इस तरह से जो अपना जीरो वेक्टर होता है इसके डायरेक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसा आप इनफाइनाइट कह सकते हैं बट अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति जो है या कोई आदमी जो है वो किस तरह से उसको देख रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा होता है यूनिट वेक्टर।
ओके, यूनिट वेक्टर। सो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जैसे कोई यूनिट जिससे बार बार वो चीज़ मिलकर के जिस चीज़ से बनी होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट। ओके, जैसे दीवार है, तो जो दीवार होती है वो ईंटों से मिलकर के बनी होती है, तो ये उस दीवार की एक यूनिट है, ठीक है, जिससे मतलब आप कह सकते हो फंडामेंटल चीज़। ठीक, तो अब हम वेक्टर में हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होगा। जैसे अगर हमने किसी ने हमसे कहा कि भाई आप जो है ये एक वेक्टर बनाओ, तो आपको क्या चाहिए होगा, उसका यूनिट वेक्टर, ताकि हम उस चीज़ को जोड़ जोड़ करके एक वेक्टर बना सके। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होती है, ठीक है, उसकी यूनिट। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे हमारे पास ये कोई वेक्टर है, अज्यूम करो ये है वेक्टर ए, तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर लिखोगे, यूनिट वेक्टर, तो इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, ए कैप, ठीक है। तो जो ए कैप की वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। ओके, सो रिमेंबर दिस। सो अब देखिए, चलिए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। हमें फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद जो है इसे ट्राई करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है, तो आप इसे साइड में कुछ इस तरह से लिख दो ताकि आपको सवाल जो है क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब हमने पहले देखा था कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, चलिए, तो हमारे पास जो वेक्टर ए आएगा उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 3 प्लस 16। ओके, सो जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट 23। ओके, चलिए, अब अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए हमारा क्या दे रखा था, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन रूट 23। ओके, तो अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसे स्प्लिट कर दो, 2 बाई रूट 23 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 23 जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 4 अपॉन रूट 23 के कैप। ओके, सो दिस इज आवर यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अपना अगला वेक्टर है वो है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ओके, सो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दिया है आपका को इनिशियल वेक्टर, मतलब सच पॉइंट विच इज अ इनिशियल पॉइंट आर अ सेम, ठीक है। दो वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं, अपने को इनिशियल वेक्टर। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड अ को इनिशियल वेक्टर। एग्जांपल, जैसे अपने पास है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये अपने अलग अलग वेक्टर, क्योंकि इनकी जो इनिशियल पॉइंट्स हैं अगर वो ए है तो ये पॉइंट बी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए और बी जो है अलग अलग पॉइंट्स हैं। बट अगर आपका वेक्टर कुछ इस तरह का है, एक ये और एक ये, तो इसका जो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आप देख रहे हो, ये इसका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आर अ को इनिशियल वेक्टर। ओके,
So vector A and vector B are co-initial vectors. Understand? चलिए थर्ड वेक्टर अपना क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ओके। कोलिनियर वेक्टर, चलिए अब कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो इनके जो डायरेक्शन हैं वो सेम हो, डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, ओके, बट वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हों। ये चीज़ आपको बाद में ध्यान में रखनी है। जैसे आपका एक ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर, ये जो आपको वेक्टर यहाँ पे ये जो हैं ये क्या है, ये आपस में पैरेलल, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। पैरेलल आपका तो ऐसे ही होता है कि उन लाइंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये और ये, इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम होंगे। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए ही होगा, ये ए भी होगा, ये भी ए ही होगा। तो सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो वो होते हैं अपने कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। और ये जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, आप इसे ऐसे देख सकते हो कि अगर हम मैथ में बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, तो ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो इसे। जैसे अपना एक वेक्टर ये होता है और एक वेक्टर ये होता है, ठीक है। तो अब क्या है, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल होता है, या तो वो 0 डिग्री होगा या तो वो 180 डिग्री होगा। अगर इनके बीच का एंगल ये दोनों है, तभी ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे आपस में, कोलिनियर वेक्टर। क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और अगर इनको हम क्या करते हैं, जैसे ये वेक्टर है, अगर इसको आप इस पे उठा के रख दोगे, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे कितना बनता है, यहाँ पे वो 0 डिग्री ही बनेगा ना। बट अगर आप इस चीज़ को इस तरह से ट्रीट करो, जैसे ये है और ये है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि अगर इनके बीच का जो एंगल है, इफ two vectors as a 0 degree, then they are called, then they are like vectors, like vectors, okay। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक वेक्टर है और ये अपना एक वेक्टर है। तो अब ये जो वेक्टर हैं अपने, ये वेक्टर, ये अपने क्या हैं, ये हैं लाइक वेक्टर्स, ओके। चलिए आगे, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो है 180 डिग्री, then they are unlike vector, unlike vectors, okay। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो है 180 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ध्यान में ये रखना है कि फिजिक्स में जब ये वेक्टर्स होते थे तो हम इसे कहते थे क्या, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक। बट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है हम मैथ में नहीं करेंगे क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है, ओके। और इन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते थे, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ओके। तो इन्हें हम मैथ में क्या बोलेंगे, दे आर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
तो अब एक बात हम इसमें और देखेंगे कि अगर वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो समझ नहीं आया? अगर दो वेक्टर्स इस तरह जैसे ए है और ये बी है, ठीक, तो ये क्या होंगे? आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो ए वेक्टर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बी के, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। ओके, इसे आप याद रखिएगा। जैसे ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 3, ये एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 6। तो आपको कहेंगे क्वेश्चन में कि आपको बी वेक्टर को लिखना है इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए। सो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर इज अ 2 इंटू ए वेक्टर। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिखते हो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। और अगर इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2। मतलब जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए से 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर और आता है जो कि है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिनके डायरेक्शन एज वेल एज उनके मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे वेक्टर ए है, ये अपना ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, और अपना वेक्टर दूसरा है बी। ठीक है, ये है अपना वेक्टर बी, इसकी भी मैग्नीट्यूड अगर 3 सेंटीमीटर हो और ये अगर पॉइंट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो वेक्टर ए भी पॉइंट करना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। तो इनके जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हैं वो अगर सेम होते हैं तभी ये वेक्टर जो है वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर। अब एक हमारा लास्ट पॉइंट बचता है फ्री वेक्टर्स। ओके, फ्री वेक्टर्स। सो फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि फ्री होते हैं स्पेस में कहीं भी मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये वेक्टर है। ओके, अब आपको इसको आप जो है इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये होता है कि आप इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे ये मैग्नीट्यूड है इसका, तो ये आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डायरेक्शन ये कर दोगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड है अभी, बट अगर आप इसे कुछ इस तरह से कर देते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो अब ये हो जाता है। तो पहले डायरेक्शन ये था, अब ये डायरेक्शन ये हो जाता है। तो अब ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं तो ये चीज़ जो है वो आपका एक अलग आप कह सकते हो वेक्टर बन जाएगा। तो अगर फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ और डायरेक्शन।